बीच बीच में खोल है ना, ये फिर वापस आती। जिनको पढ़ना नहीं है वो खोल लेते हैं बार बार। अब जो है वो सोरेसिस का फोटो ग्रुप में जो डला है, वो इस प्रकार से एक स्किन डिसीज रहती है जिसमें पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, और उसको जो है वो लगता है कि ये ठीक होगी कि नहीं होगी। मगर कुछ बातों का अगर ध्यान रखें और मेडिसिन रेगुलर लें तो ये स्किन डिसीज है या जो भी बीमारी है वो सभी ठीक हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि कैंसर आजकल पूरी तरह क्योर है। जरूरत रहती है अवेयरनेस या उसकी देखने की कि मरीज जो है वो कितना सीरियस है उस अपनी बीमारी को लेकर। बाकी इलाज ऑल इंडिया में सब जगह रहता है, किसी एक डॉक्टर के पास नहीं तो दूसरे के पास मिल जाएगा, तीसरे के पास मिल जाएगा, परंतु इलाज जरूर मिल जाता है ना। जस्ट मिनट, ये पीछे डिस्टर्ब कर रहा है। अवेयरनेस को हम जो है वो जागरूकता कहते हैं। मरीज और डॉक्टर ये दोनों के लिए जरूरी रहता है कि वो मरीज के प्रति कितना जागरूक है और मरीज भी अपनी बीमारी के प्रति कितना अवेयर है, इस बात पे डिपेंड करता है। और जो जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल भोपाल में है, वहाँ हम अपने कॉलेज के स्टूडेंट को लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये वो मरीज है जो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं और जो समय पे आ गए उनका इलाज हो जाता है, और इलाज होने के बाद वो अपने अपने घर जाते हैं, परहेज करते हैं, और उनके बाद फिर वो 30-40 साल की जो लाइफ और है वो उसको जीते हैं। तो कैंसर से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है सोरेसिस या इसके बीच। ये तो स्किन की डिसीज जो कि ठीक हो सकती है पूरी तरह, बशर्ते कि वो उसको ठीक से पालन करें। अब अपन सोरेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ये एक स्किन डिसीज है जिसमें स्किन पर लाल परतदार चकत्ते बनते हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि उपचार न करने पर ज्यादा सीवियर हो जाती है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि जो एक से दूसरे में नहीं फैलती। ये पर्सनल डिसीज के अंतर्गत आती है। जिसको सोरेसिस होगी उसी को होती है, बाकी दूसरे को उस शर्त पे हो सकती है उसका जो वीपिंग या चिकना स्टिकी मटेरियल निकलता है, अगर वो किसी के स्किन में टच हो जाए तो फिर चांसेस रहते हैं उसके बढ़ने के। इसलिए जो सोरोसिस का मरीज है उसकी हाथ को पैर को जहां भी उसमें हुआ है सोरोसिस, तो कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे को वो टच ना हो, दूसरे को ना लगे। जैसे मरीज के साथ कोई सोता है, मान लो मदर को है तो अब मदर के साथ कोई सोया है बच्चा, तो उसको चांसेस रहते हैं सिर्फ कांटेक्ट में जाने से या उसके द्वारा उपयोग यूटेंसिल, जितने भी घर के उपयोग वाले बर्तन है, कपड़े, उनका उपयोग करने से अगर वो करता है तो सोरोसिस के चांसेस रहते हैं। परंतु फिर भी ये ऐसा एपिडेमिक एंडेमिक रूप से नहीं फैलती। ये जो है वो पर्सनल ही रहती है, जिसको है तो उसको ही रहेगी। इसके अपन कारण देखते हैं कि किस तरह से ये फैल सकती है। तो वो कारण को ही अगर अपन सही तरीके से ट्रीट करें तो अपने आप जो है वो ठीक हो जाता है। सबसे पहला है जीन्स या इम्यून सिस्टम। किसी किसी परिवार में इस प्रकार के क्रोमोसोम से जीन्स रहते हैं कि परिवार में जो है वो सोरोसिस की बीमारी या किसी भी प्रकार की स्किन की डिसीज का एक हिस्ट्री मिलती है, इतिहास मिलता है कि किसी को एक्जिमा था तो किसी को खुजली थी, किसी को सोरेसिस था। तो ऐसे हिस्ट्री ऑफ द फैमिली। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम, अगर मान लो इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है वो किसी परिवार में या किसी व्यक्ति में कम है तो भी ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा रहता है हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि यंग एज में 30-40 साल की उम्र में, शादी की उम्र में, 25 साल के बाद हार्मोन्स जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसको बैलेंस बनाने के लिए ही अपन बैलेंस डाइट का उपयोग करते हैं।
परंतु जो यंगस्टर रहते हैं वो अपन जानते हैं कि बहुत खाने पीने के शौकीन रहते हैं और रहना भी चाहिए। और जब वो कभी ऐसी इम्बेलेंस चीज खा लेते हैं और कुछ लोग शर्त लगा के खाते हैं कि मैं 50 फुल्की खा सकता हूँ, मैं 10 फुल्की खा सकता हूँ, तो वो जो ओवर डाइट हो जाती है ऐसी चीजों की जो रेगुलर अपन नहीं खाते, तो वही जो है वो नुकसान की श्रेणी में आ जाती है। स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, धूम्रपान करना, सिगरेट बीड़ी पीना, गुड मॉर्निंग, सिगरेट बीड़ी पीना, खासकर बीड़ी पीने वाले जो सदस्य रहते हैं तो वो बीड़ी पीते हैं तो वो एक्टिव स्मोकर्स कहलाते हैं, और जो उस बीड़ी के धुएं को सूंघते हैं वो कहलाते हैं पैसिव स्मोकर्स। मान लो एक परिवार में फादर को बीड़ी पीने की आदत है या सिगरेट पीने की आदत है, तो उसका धुआं उस कमरे में फैलेगा तो बाकी जो सदस्य हैं वो भी उस धुएं को जो है वो लेंगे, तो वो पैसिव स्मोकर्स कहलाते हैं और उनको भी उसी प्रकार बीमारी होने का खतरा बना रहता है जैसे कि एक्टिव स्मोकर्स को है। तो स्मोकिंग स्पेशली फॉर बीड़ी, बिकॉज ऑफ द बीड़ी इज फॉर्म बाय द निकोटिनिक लीफ, एक पत्ता रहता है, वो पत्ते से बनती है और उसमें जो है वो वायरस भी पाए जाते हैं, क्योंकि पत्तों को उबालते नहीं है, केवल साफ करके जो प्रोसेस है उसमें डाल देते हैं। इसी कारण जो है वो इससे स्किन डिसीज के होने के चांसेस रहते हैं। एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म में जैसा अपन जानते हैं कि जो स्किन की इम्यून सिस्टम है पूरा स्किन वाला, तो वो पूरा पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं और एल्कोहलिक पेशेंट को खुजली की शिकायत, सोरेसिस, इस अपन ने और बीमारियां जो पढ़े, एक्जिमा, ये होने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम जो है उसका ब्रेक रहता है। तीसरा, चौथा, जो तनाव रहता है, टेंशन, टेंशन से तो ज्यादा ये नहीं होती प्रॉब्लम, मगर तनाव तनाव जो है वो हर बीमारी की लगभग जड़ है। स्किन डिसीज में बहुत रेयर केस में देखा गया है कि तनाव में रहने के बाद उसको स्किन की डिसीज या सोरेसिस हुआ है। कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट रहता है, और जैसे लिथियम, लिथियम जो मेडिसिन, लिथियम जो है वो कंटेंट है एक प्रकार का। यदि कोई भी पेशेंट यूटीआई या किडनी की समस्या से जूझ रहा है, जिसमें किडनी में इन्फेक्शन हो जाना और यूटीआई इन्फेक्शन हो जाना, और दूसरी जो मेडिसिन रहती है पेनक्राइटिस वगैरह की, इस केस में ऐसी मेडिसिन चलती है जिसमें लिथियम का उपयोग किया जाता है। लिथियम एक प्रकार की धातु है, जैसे मरकरी, पारा जो है वो एक प्रकार की धातु है, इसी प्रकार लिथियम, लिथियम का उपयोग किया जाता है। तो वो लिथियम बाद में स्किन में है। प्रोपेरिनोल, बीटा ब्लॉकर्स जो रहते हैं, जैसे कि हार्ट की जो मेडिसिन रहती है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रहती है, कार्डियक एंजाइम्स बनाती है, उनसे भी जो है वो इस प्रकार की सोरेसिस होने की चांसेस रहते हैं। बीटा ब्लॉकर्स वही होते हैं जो क्लॉटिंग, ब्लड में जो क्लॉट बन जाता है बार बार ब्लड में, उसको जो है वो करेक्ट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स, एटिनॉल और दूसरी दवाइयां दी जाती है। ये दवाइयां कुछ समय तक खाने से कुछ नहीं होता, 1-2 महीने 4 महीने, मगर अगर कोई पेशेंट को लंबे समय तक 1 वर्ष 2 वर्ष ये दवाइयां चल रही हैं तो फिर उसको सोरेसिस होने के चांसेस रहते हैं। एसीई इनहिबिशन एंड हाइपरटेंसिव और हार्ट से संबंधित मेडिसिन जो है वो पेशेंट में स्किन डिसीज को क्रिएट कर सकती है। मेडिसिन का जो मेडिसिनल डिसीज, मेडिसिनल डिसीज ही कहलाएगी। क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तथा अन्य एंटी मलेरियल मेडिसिन का दुष्प्रभाव, एंडोमेथियम का दुष्प्रभाव, जो एंटी मलेरियल चलती है। अपन जानते हैं कि मलेरिया को ठीक करने के लिए अपन एंटी मलेरियल के रूप में क्लोरोक्विन फॉस्फेट, नीम, लेराइगो, इन सब दवाओं का उपयोग टैबलेट और सिरप फॉर्म में करते हैं, परंतु कभी कभी ये दवाइयां जो है वो स्किन डिसीज को पैदा करने में सहायक हो जाती है, तो ये मेडिसिनल डिसीज कहलाती है। HIV इन्फेक्शन जैसे स्टेप्टो इन्फेक्शन, स्ट्रेप इन्फेक्शन
ईयरेक ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस अथवा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कोल्ड, फ्लू, स्किन प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। इस तरह की जो कोई बीमारी अगर सिस्टमेटिक हो जाती है, खासकर लंग्स में होने वाली बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कोल्ड, फ्लू, इसके बाद इसमें दवाइयां जो चलती हैं, तो ये दोनों मिलके भी जो है वो सोरियासिस को क्रिएट करती है। स्किन इंजरी किसी प्रकार की चोट या सनलाइट का ज्यादा प्रभाव हो जाना, कोई चोट लगी है, पुरानी चोट और गहरी है वो, और उसमें किसी प्रकार के स्क्रू जो उसके कीटाणु रहते हैं, स्क्रू कहलाते हैं, वो स्क्रू अगर चले गए हैं तो वो पूरी कॉलोनी टाइप बना लेते हैं स्किन में जहाँ चोट लगी पहले, और फिर उसको वो बढ़ते चला जाता है। तो ये सोरोसिस का। और दूसरा सनलाइट, कोई व्यक्ति अगर काजल अभी क्वेश्चन बाद में करना है ना, टाइम देंगे अपन उसके बाद, क्योंकि क्लास में फिर डिस्टरबेंस हो जाता है। तो जो सूर्य का ज्यादा प्रभाव, कुछ लोगों की आदत होती है कि ठंड के दिनों में एक खटिया या पलंग धूप में लगा के पूरे दिन भर धूप ही ताप रहे हैं। उनको कहा जाता है कि भाई नहा लो, तो नहा के आए और फिर धूप ताप के बैठ गए। उनको बोलते हैं खाना खा लो, तो वहीं पे बैठ के थाली खाना खा ले। तो लंबे समय तक अगर सनलाइट पड़ता है शरीर पे, तो उसकी जो रेज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपन को धूल और धुएं के कण में रहते हैं, वो उसको लेते हुए अंदर चली जाती है सनलाइट। तो वो भी इसका कारण रहता है। और मौसम, वेदर, मौसम जो है वो मौसम के अनुसार ही अपन कपड़े पहनते हैं। ठंड के दिनों में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी के दिनों में पतले कपड़े पहनते हैं, बरसात में बरसाती पहनते हैं। और अगर इस तरह से नहीं करते हैं, बरसात में भीगते हैं, ठंड में कपड़े नहीं पहनते, तो निश्चित तौर पे अपने को जो है वो कोई ना कोई सिस्टमिक बीमारी, फिर उसके बाद स्किन में बीमारी होने के चांसेस हैं। ये मेन कॉज थे सोरियासिस होने के, जो अपन ने देखे। इसके बाद देखेंगे अपन साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम लक्षण, और जो देखते हैं अपन साइन कहलाते हैं, जिसमें अपन मरीज को देखते हैं कि हाँ इसको ये बीमारी हो गई है करके। ग्लव्स पहन के उसकी जांच करते हैं कि किस तरह से। जो फोटो अपन ने भेजी उसमें देख रहे होंगे कि चमड़ी जो है वो बिल्कुल एकदम रफ हो गई, उसमें जो लाल लाल पैचेस दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के पास चित्र है वो देख सकते हैं, बाकी जिनके पास अभी नहीं आया है तो गुप्ता जी ऐड करेंगे, तब उसमें अपन कंटिन्यू क्लास चलते रहती है, उसके आनंद ले सकते हैं। इसमें व्हाइट कलर के पैचेस, ये जो सीन है ये एल्बो जॉइंट के पास का है, जिसमें सफेद सफेद पैचेस और कॉलोनी टाइप की पूरी कॉलोनी दिखाई दे रही है। सर सोरियासिस भी तो ऐसे ही होता है सर, डिफरेंस करने में दिक्कत होता है। बने हुए दिखाई दे रहे हैं सर, सोरियासिस भी ऐसे ही होता है सर, डिफरेंस तो पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, वो एक्जिमा भी ऐसे ही होता है सर, तो देखने में डिफरेंस मतलब समझ नहीं आता है सर। एक्जिमा सर नहीं, बहुत मतलब सेम ही रहता है। एक्जिमा नहीं, एक्जिमा जो है वो हमेशा कालापन देता है, ऊपर ग्रे कलर का रहता है। और ये सोरियासिस जो है वो ब्राउन, और देख रहे होंगे बिल्कुल हल्का सा व्हाइट और ब्राउन कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का रहता है। ये दोनों में अंतर है। अभी हमने एक्जिमा की फोटो भी भेजे हैं आपको, तो एक्जिमा और इसमें दोनों मिला के देख सकते हैं कितना अंतर है। और उसके कॉज, साइन, सिम्टम अलग रहते हैं, और इसके साइन सिम्टम उससे अलग रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साइन और सिम्टम। अब अगर मान लो कोई कंफ्यूजन है, तो अब इसलिए तो आप डॉक्टर बने हैं कि उस कंफ्यूजन को आप दूर करें। पढ़ भी अपन इसलिए रहे कि आप उसको दूर करें और उसको अच्छे से इलाज करें। सोरोसिस में स्किन स्केलिंग होता है, हाँ गुर्जर जी बता रहे हैं। साइन एंड सिम्टम में देखें तो ईचिंग, पेनफुल स्किन जिसमें दरार या खरोंच आ सकती है। तो डायग्राम को देख सकते हैं, इसमें हल्की हल्की दरार बनी हुई है, बिल्कुल लाइन टाइप की बनी हुई है, जबकि एक्जिमा में इस तरह से लाइनिंग्स नहीं रहती। सर पेज नंबर क्या है? ये दोनों में हो सकता है, परंतु पेज नंबर 125, ये रवि जाट जी ने नंबर भेजे, गुप्ता जी उसको नोट कर लेना। पेज नंबर 125।
अब 126 पे आ गए अपन, साइन एंड सिम्टम। तो जैसा अपन बता रहे थे कि ईचिंग, पेनफुल और दरार आना, खरोंच टाइप की, वो एक्जिमा में जो है वो एक तो ब्लैक कलर का रहता है, उसमें ईचिंग उसमें भी होती है मगर पेन नहीं होता, और इसमें जो है वो पेन भी होता है, ईचिंग भी होती है और रेडनेस दिखाई देती है। और पेशेंट इसमें सोरेसिस में नाखून से नहीं खुजाता, ये बिल्कुल ऐसा हाथ से उसको सहलाते रहता है पूरे टाइम। खरोंच वाले एरिया में ब्लीडिंग हो सकती है, जहां पर खरोंच आया उसमें ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। रेड स्वेलिंग स्किन, जिस पर चकत्ते या पैचेस बन जाते हैं, जो अक्सर लूज सिल्वर कलर की पपड़ी से ढके होते हैं। तो जैसा भी देखे, ये चमकीली और बिल्कुल सिल्वर, जैसे कि जो मिठाई रहती है उसके ऊपर बर्फ चढ़ा रहता है सिल्वर का, काजू कतली वगैरह देखे होंगे तो उसमें जो सिल्वर का रहता है, वैसे ही इसमें पार्ट वाइज या दानेदार सिल्वर कवर रहती, ब्राउन कलर की। उंगलियां तथा अंगूठों के नाखून पर डिस्कलरेशन हो सकता है और स्किन खुरदरी हो सकती है। उंगलियों को अगर अपन चेक करेंगे, जो नाखून है उनमें ऐसी लाइनिंग्स दिखाई देंगी, लाइन पड़ी हुई है और खुरदुरे हैं और अपने आप टूटने के चांसेस रहते हैं। अगर मान लो स्कैल्प में है तो ये स्केली प्लक्स बन जाते हैं। अगर किसी को खोपड़ी के ऊपर सोरेसिस हो गया है तो इसके बिल्कुल ऐसे प्लक बन जाते हैं, हल्के 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 हल्के, चपटी चपटी, जैसे पूरी के ऊपर से कवरिंग निकलती है, वैसे यहाँ से अगर अपन इसको हल्का निकालना चाहे तो छोटी 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 कवरिंग जो है वो निकलती है। पेशेंट को ईचिंग जो होती है, मगर ईचिंग में वो नाखून से नहीं खुजाता, वो ऐसा ऐसा हाथ से सहलाते रहते हैं, तब उसको आराम मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं अपन ट्रीटमेंट कि ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। तो एलोपैथी में तो जो मेडिसिन है वो ज्यादा उसमें प्रभाव नहीं करती, एलोपैथी मेडिसिन, इसमें होम्योपैथी दवाइयां ही जो है वो इफेक्ट करती हैं। फिर भी अपन इसमें देखते हैं, स्टार्टिंग की जो स्टेज रहती है, शुरुआती स्टेज में ऑइंटमेंट जो बीटामेथासोन, वेलेरिट और नियोमाइसिन, ये अपन देख सकते हैं कि इसको एक्सटर्नली अप्लाई करें। और उसके बाद क्रॉनिक स्टेज में, एक्यूट स्टेज में अपन ने ये दे दिए बीटामेथासोन, वेलेरिट और नियोमाइसिन। ये विटनावेट सी के नाम से भी आता है, विटनावेट के नाम से भी आता है। क्रॉनिक स्टेज में डिक्लोमेथासोन, डिप्रोक्लेट और सैलिसिलिक एसिड। ये क्रॉनिक स्टेज यानी अगर मान लो पेशेंट कह रहा है कि उसको 2-3 महीने से है, तब ये मेडिसिन देकर इसको अपन प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑइंटमेंट है, सर एक बार मेडिसिन फिर से बताइए प्लीज। मोनोहाइड्रेट मेडिसिन, वैसे अगर आपके पास बुक होगी सक्सेना जी तो उसमें लिखी हुई है 126 पेज पे, फिर भी हम ऑइंटमेंट बता देते हैं। बीटामेथासोन, ये जो अपन डेक्सामेथासोन और ये इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे ही मेडिसिन रहती है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन कहलाती है। वेलरेट, बीटामेथासोन वेलरेट, VALERATE, और उसके साथ नियोमाइसिन रहता है जो एंटीबायोटिक का काम करता है। ये एक्यूट स्टेज में। क्रॉनिक स्टेज में जो देते हैं वो बिक्लोमेथासोन, ये भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, BECLO METHASONE, डिप्रोप्रोनेट, DIPRO PIONATE, और उसके साथ रहता है सैलिसिलिक एसिड, SLIC/LIC ACID एसिड, SLIC/LIC। इसके अलावा और जो अपने पास अवेलेबल रहते हैं उसमें कैल्सीपेट्रोल, मोनोहाइड्रेट, बीटामेथासोन, डिस्प्रोनेट, और इसको इफेक्टेड जगह पर ज्यादा मात्रा में लगा के छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा ऑइंटमेंट कैल्सीपेट्रोल और बीटामेथासोन, ये ऑइंटमेंट का कंटेंट होता है तब उसमें दी जाती है। टैबलेट लोकोपी, जिसमें लेवोसिट्राजिन रहती है, ये वही है, लेवोसिट्राजिन और सिट्राजिन, CPM, क्लोरामफेनिरामिन मेलेट जो कि एंटी एलर्जिक का काम करती है,
परंतु इसमें एंटी एलर्जिक देने से इसमें ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ती है। सिर्फ अपन पेशेंट को SOS दे सकते हैं कि इफ द फीलिंग ऑफ इचिंग एंड पेन, सो 1 टेबलेट 5 mg लेवोसिट्राजिन और द सिट्राजिन सिडजेड नाम से आती है, जिसमें क्लोरामाइन माइलेट रहता है CPM, उसको खुजली दूर करने के लिए। पर लॉन्ग स्टैंडिंग केस में ये इसको ट्राई कर सकती हो। स्टीरॉइड के तौर पे अपन जैसे एविल्डेक्वाड्रॉन देते हैं, ऐसे स्टीरॉइड के तौर पे टैबलेट डेक्सामेथासोन एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं पेशेंट को 10 mg। परंतु सिट्राजिन और स्टीरॉइड ये ज्यादा ना चलाएं। स्टीरॉइड में जो डेक्सामेथासोन है वो पेशेंट की किडनी पर सीधा इफेक्ट डालती है, इसलिए उस चीज का ध्यान रखें। टैबलेट प्रीडिनिसोलोन ये भी आती है मेडिसिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में, एक गोली सुबह शाम 5 दिन तक। ये इंजेक्शन जो गामा IV दिया है ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन, उसकी अगर आवश्यकता ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट के बीमारी को बढ़ा भी सकते हैं। इसी कारण उसका ध्यान रखें कि इसमें ये दवाई ना दें। अब आते हैं अपन होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ। एक्यूट स्टेज में एकोनाइट नेफेलस जो मेडिसिन है उसको देते हैं, तो एकोनाइट से कम उसके कंप्लेंट जो है वो दूर हो जाती है। इसके बाद आती है सेकेंड मेडिसिन इसमें देने के लिए। तो जैसे अपन ने पानी या इस प्रकार की स्किन डिसीज की इसकी शुरुआत रस्टॉक्स से करते हैं। रस्टॉक्स जो मेडिसिन है वो 30 पोटेंसी में उसको अपन दे सकते हैं, और अगर ये सोरियासिस बढ़ जाता है तो इसकी फिर जो स्किन डिसीज की जो मेडिसिन रहती हैं, जिसमें अपन ने बताए थे सार्सेपिरिल्ला, ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम। इसमें पेट्रोलियम मेडिसिन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव देखे हमने, पेशेंट का जड़ से ठीक हो जाता है सोरियासिस, तो ये पेट्रोलियम दे सकते हैं। सोरियासिस के विषय में हम बता दें कि सोरियासिस यदि किसी पेशेंट को 20-25 साल की उम्र में हुई है तो उसके क्योर होने के पूरे 100% चांस रहते हैं, परंतु सोरियासिस यदि उसको 60 साल के बाद हुई है तो फिर वो सोरियासिस का जो इम्प्रूवमेंट है ठीक होने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी कारण ध्यान रखें, ठीक है। और रस्टॉक्स और इसके अलावा पेट्रोलियम हमने जैसे बताया, और कास्टिकम भी दे सकते हैं इसमें। पेट्रोलियम का के बारे में डिटेल में बताएं। पेट्रोलियम राजेश गुर्जर जी, ये दवाई है जो है वो पेट्रोल और उसके जो प्रोडक्ट रहते हैं जिसको अपन कहते हैं बेंजीन प्रोडक्ट। बेंजीन प्रोडक्ट में जितनी भी चीजें आती हैं पेट्रोल के अलावा, ये बेंजीन प्रोडक्ट वही हैं जो डीजल, वैसलीन, ऑयल, ग्रीस, लिपस्टिक, मोमबत्ती और ये दूसरे पेट्रोलियम जेली, इन सब को बनाने में सहायक होती है। उसी से ये मेडिसिन भी बनाई जाती है, और ये सोरियासिस के लिए काफी अच्छी काम करती है सोरियासिस पेट्रोलियम। परंतु इसकी पोटेंसी जो है वो डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि 30, अगर मान लो उसको 1 ml में देना है 1000 पावर में, अगर जिस प्रकार से ये रोग बढ़ चुका अपन देख रहे हैं, तो उसमें 1 ml में वीकली देते हैं फिर उसको, और बाकी टाइम उसको प्लेसिबो दे देते हैं। प्लेसिबो मेडिसिन जो है वो एक नॉर्मल या न्यूट्रल मेडिसिन है, जो कि सिर्फ इसलिए दी जाती ताकि पेशेंट की साइकोलॉजी बनी रहे कि वो दवाई खा रहा है या खा रही है। बाकी उसमें कोई एडिशनल पावर कहलाता प्लेसिबो। ये एक ट्रस्ट आता है अंतर्गत सर आवाज कट रही है बहुत ज्यादा।
प्लेसिबो मेडिसिन के वो क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन लिखे रहते हैं। उसमें एक लिखा रहता है न्यूट्रल या सेकेंड टाइप की रहती है, जिसमें पेशेंट की साइकोलॉजी ठीक करने के लिए देते हैं। वो सर पिछले 2 मिनट से आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर, और एक बार रिपीट कीजिए सर। वो कहलाती है सर प्लीज, पिछले 2 मिनट से आपकी आवाज नहीं आ रही है। और रस्टॉक्स का 30 का एक डोज और बता दें। 30 या पोटेंशियम अगर देंगे तो केवल 2 बार देना। घर का नेटवर्क है नहीं आज, बहुत हॉट स्पॉट से जितनी क्विट करके और दोबारा ज्वाइन करें तो कल गणेश विसर्जन के बाद अपने महाराज किए। ठीक है, 2 मिनट से आवाज नहीं आ रही तो हम चीजें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में एक्यूट केस है और छोटा मोटा सोरेस मेडिसिन को देकर देखते हैं कि उसके रिजल्ट क्या है। परंतु अगर पेशेंट को 1 हफ्ते से ऊपर या 15 दिन 1 महीना हो गया है, तब वो क्रॉनिक स्टेज में आ जाता है। क्रॉनिक स्टेज में अगर उसके इसमें वीपिंग हो रही है या पानी छोटा मोटा निकल रहा है, तब उसमें अपन रस्टॉक्स मेडिसिन 30 पोटेंसी में 2 या 3 बार देते हैं उसको लगभग 1 महीने तक। परंतु यदि सोरेसिस के केस में जैसे कि अपन ने डायग्राम में देखे, यदि ये काफी बड़ा हो जाए और लगभग रोटी के आकार का हो जाए, तब फिर रस्टॉक्स का जो है वो कार्य खत्म हो जाता है। फिर शुरू होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक होम्योपैथिक दवाई है पेट्रोलियम, जिसकी 30 और 200 की मात्रा देकर पेशेंट को सुबह शाम ठीक किया जाता है। और ये पेट्रोलियम जो है ये बनती पेट्रोलियम उत्पादों से इसको पोटेंटाइज करके बनाया जाता है। और जब किसी पेशेंट को कोई अगर पेट्रोल पंप में काम करता है या अधिक से अधिक पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ग्रीस या जेली इनके संपर्क में रहता है तो प्रॉब्लम अगर होती है तो निकल रहे हैं। उसके बाद थर्ड पूर्णिमा देवी जी अपन दवाई देखते हैं। अरे अपना माइक बंद कर लिए, सब लोग डिस्टर्ब हो रही है क्लास। हाँ कर दी हमने, कर दी, चिंता मत करो। पूर्णिमा देवी दुबे कहीं जा रही हैं तो वो बता रही हैं कि हम निकल रहे हैं करके, है ना। और क्लास अटेंड नहीं करना, डिस्टर्बेंस। पेट्रोलियम के बाद रघुनाथ यादव। सर आप क्या बता रहे थे कि कोई अगर अब पेट्रोल पंप आदि पे काम करता है सर? सॉरी सर, तो उसको भी सोरेसिस जैसे सिम्टम आ सकते। हम बता रहे थे बीच में तो डुलबुल करते, ये प्रभु। ये हो गए म्यूट। ये इस तरह के अगर मान लो करता है कोई काम पेट्रोल पंप पे, इस तरह उसको सोरेसिस जैसे सिम्टम आ सकते हैं। सोरेसिस होगा ये नहीं है इस बीमारी, सोरेसिस जैसे सिम्टम आते हैं और बार बार फिर ठीक भी होते हैं क्योंकि वो वहां के उसमें टच में रहता है। क्योंकि ये बेंजीन ग्रुप जो है, वो बेंजीन ग्रुप 2 प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक तो सांसों की प्रॉब्लम करता है, दमा या लंग्स की प्रॉब्लम, इसी कारण पेट्रोकेमिकल धुआं सूंघने से लंग्स में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा रहता है स्किन की डिसीज सबसे ज्यादा जो है वो पर्फ्यूम प्रोडक्ट से ही होती है। यही कारण है कि डामर रोड बनाने वाले, जो डामर रहता है, सड़क रहती है, उसको बनाने वाले लोग गमबूट पहन के, पैरों में देखे होंगे रबड़ के जूते पहनते हैं वो घुटने तक, और फिर काम करते हैं। और यदि बार बार वो डामर के टच में आते हैं तो उनको स्किन डिसीज होने के चांसेस रहते हैं, यही सोरेसिस, एक्जिमा इस टाइप। ठीक है, तो वो हम बता रहे थे क्योंकि इसमें छोटी फाइन बातें भी बताना जरूरी रहता है। और इसके बाद अपन इसके बीच शुरू कर रहे हैं, और इसके बीच या खुजली की बीमारी तो ग्रुप में दूसरा चित्र भेजे, उसमें देख सकते हैं अलग अलग छोटे छोटे जो है वो घाव है, उसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। पेज नंबर 126। इसके बीच सोरेसिस को भड़काऊ बीमारी क्यों कहा जाता है?
अरे ऐसा भड़काऊ बीमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, उसी कारण। वो थोड़ा सा अगर मान लो दाग रहे चने की दाल के बराबर, और उसका अगर मान लो ट्रीटमेंट नहीं किए और 1 महीने में जो है वो पूरा हाथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो उसके जो कीटाणु रहते हैं वो बहुत तेजी से आजू बाजू रहते हैं। दूसरी बात, पेशेंट को इसमें जब खुजली चलती है तो इतनी भड़क जाती है कि वो किसी भी चीज से ठीक नहीं होती। उसको 1-2 लोग मिलके खुजाते हैं, मान लो पीठ में, तो उसको कंघी जो लेते हैं अपन, कॉम कंघी जो आती है, उससे जो है वो सर इसकी बैक्टीरिया का क्या नाम है सर? और सर इसकी बैक्टीरिया क्या है सर, क्या नाम है बैक्टीरिया का? हाँ, सर पूरा आंसर तो फिर लेने दीजिएगा, फिर क्वेश्चन तो आप। हाँ बता रहे हैं, दोनों लोगों को बता रहे हैं, नाराज ना हो। इसमें भड़काऊ बीमारी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें जहाँ पर भी खुजली होती है तो पेशेंट जो है वो एक खुजाने का हाथ आता है या कंघी रहती है उससे खुजाता है। कई बार पेशेंट अपने पूरे कपड़े उतार देता है और नीचे चादर पे या दरी पे जो है वो पीठ को रगड़ता है, हाथ को रगड़ता है, तो वो इसी कारण भड़काऊ बीमारी कहलाती है। ये एकदम से खुजली का इसमें दौर होता है यदि इसके कीटाणु आ गए तो, इसी कारण। अब दूसरा जो इनका आंसर था वो हाँ, हेलो विश्वकर्मा जी माइक म्यूट करें। अभी उसके बाद फिर करना बात। दूसरा जो है इसका स्प्रू, सोरेसिस का जो कीटाणु रहता है स्प्रू कहलाता है, SPRU। क्या बोल रहे हैं सर? जैसे अभी बाद में क्वेश्चन करना चंद्रशेखर विश्वकर्मा जी, पहले इसके बीज पढ़ने दीजिए। इसके बीज या खुजली की बीमारी, और उसके पहले जो सोरेसिस का कीटाणु पूछ रहे थे उसका नाम है स्प्रू, और उसका पूरा नाम जो है वो हम इसमें ग्रुप में भेज देंगे, इसका फुल नेम। अभी कम्युनिटी की बुक कहीं रखी है, उसमें से हम देख के भेज देंगे। इसके बीज एक स्किन प्रॉब्लम है जिसमें ईचिंग, जलन और चकत्ते उत्पन्न होते हैं। खुजली की जो बीमारी रहती है, जैसा अपन जानते हैं, इसके बीज का जो खुजली रहती है वो बहुत बेकार बीमारी रहती है। ये डॉग में भी होती है सबसे ज्यादा। सर थोड़ा इसके स्पेलिंग बोलिए सर, थोड़ा इसके स्पेलिंग बोलिए। स्टवीज SPRUE, स्प्रू। और हम उसका पूरा नाम हम बता देंगे, और इसका सुन लें आपने तो इसका पूछ लेंगे। इसके बीज का जो कीटाणु है उसका नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम स्केबीज, स्केबी, कॉर्नीबैक्टीरियम स्केबी, CORNI, कॉर्नी बैक्टीरियम, BACTRIUM, स्केबी, SCABEE, कॉर्नीबैक्टीरियम स्केबी। इसके बीज या खुजली की बीमारी, कॉज इसका रहता है सार्कोपिटीज स्केबी नामक कीट की वजह से। ये दूसरा कीटाणु है सार्कोपिटीज स्केबी। ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्निबैक्टीरियम और सार्कोपिटीज स्केबी नामक कीट की वजह से होती है। कम्युनिकेबल डिसीज है जो एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलती है। सोरेसिस को अपन ने बताया था कि सोरेसिस पर्सनल बीमारी है जिसकी होती जिस पूरे घर मोहल्ले में क्लास में आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। इसमें सब में सर आवाज ही नहीं आ रही सर। अरे 2 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए सर का, नेटवर्क इशू होगा, आ जाएंगे सर, है ना। क्लास
इतनी भयंकर बीमारी रहती है खुजली। एक कभी पेड़ आपने सुने होंगे, खुजली का पेड़, और उसको केमाच रहता है, और उससे अगर मान लो कोई टच कर ले। मैंने पहले बताया प्रमोद कुमार जी कि अभी नेट नहीं आ रहा है, किसी वजह से अपन तो बता तो रहे हैं उसका कारण, अभी आ रही, एक बार क्विट करके फिर वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और नाखूनों के आसपास उंगलियों के बीच कोहनी और कलाई में मुख्य रूप से इसकी प्रॉब्लम होती है। ऐसी स्किन जो कपड़ों या आभूषणों से ढकी होती है, जैसे बटक, निप्पल्स, गुप्तांग इफेक्ट इसमें ज्यादा होता है, और ये गर्दन के साइड पर भी। इसके अलावा माइट्स, गर्दन पर माइट्स जो है वो छोटे छोटे एक कीटाणु टाइप के रहते हैं, माइट्स या स्क्रू भी कहते हैं उनको, वापस वो सबसे ज्यादा इन पे इफेक्ट करते हैं। और खुजली की बीमारी जो है वो पढ़ रहे हैं अपन, और इसका माइक नहीं है। रघुनाथ यादव जी को हमने अभी म्यूट कर दिए, फिर बाद में वो क्वेश्चन करेंगे तब उनको बता देंगे। इसमें खुजली वाला जो व्यक्ति रहता है, उससे दूसरे व्यक्ति में उसके द्वारा पहने गए कपड़े अथवा यूटेंसिल जो रहते हैं उससे फैलती है। साबुन का इस्तेमाल उसको अलग से करना चाहिए। यदि एक ही साबुन से खुजली वाला व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति भी नहाते धोते हैं तो वो उनको भी होने के चांसेस रहते हैं खुजली का। और ये खुजली जो है वो सबसे ज्यादा इसकी विशेषता रहती है कि नाइट में बढ़ जाती है, इंक्रीज एट नाइट। रात में जैसे पेशेंट आता है, कपड़े उतारता है सोने के लिए, खाना खाने के लिए, तो पहले कम से कम आधा घंटा खुजाते रहता है, और उसके बाद फिर जो है वो उसको राहत मिलती है, और वो दिन भर जो है वो खुजाते रहते हैं। यहाँ पर इधर 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 इधर, अभी हमने जो डायग्राम भेजे उसको देख सकते हैं, छोटे छोटे कॉलोनी बन गई है। तो सार्कोपिड्स स्केबीज नामक कीटाणु के कारण बन जाती है। इसके साइन एंड सिम्टम के बाद इसमें साइन एक सिम्टम में एक और सिम्टम आता है जो कि रात में अचानक भी खुजाई चल सकती है। हाँ, रात में सोते समय सो के उड़ जाता है पेशेंट, तो रात को बहुत ज्यादा उसको खुजली चलती है, तो कंघे से किसी चीज से खुजाना पड़ता है। इसमें हम बता रहे थे कि पेशेंट इरिटेट हो जाता है बहुत ज्यादा, मानसिक रूप से जो है वो चिड़चिड़ापन, जैसे मक्खी वगैरह के काटने से चिड़चिड़ापन आता है, ऐसे इसमें भी चिड़चिड़ापन आता है। दूसरा, उसको क्या सामाजिक बहिष्कार टाइप हो जाता है। अगर मान लो उसको खुजली है तो उसके पास कोई बैठता नहीं है, क्लास में है तो उसको पास कोई बैठता नहीं, तो ऐसे पेशेंट को जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। इसमें अपन देखते हैं कि कौन कौन सी टैबलेट या उसको दिया जाता है। तो एक तो टैबलेट है एलोपैथी में डिपहेड्रामाइन HCl, इसके फार्मूले बहुत कठिन रहते हैं। DIPHEN डिफेनहाइड्रामाइन HCl 25 mg की एक कैप्सूल सुबह शाम इसकी दी जाती है। ये कैप्सूल नहीं है तो टैबलेट मेथाडाइजाइन HCl, ये भी सुबह शाम 25 mg की टैबलेट। और मोन्टेक्लास्ट या लेवोसिट्रिजिन एक गोली, तो ये मोन्टेकास्ट या लेवोसिट्रिजिन ये वही एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। उसके साथ बीटामेथाजोन 0.5 mg की गोली एंटीबायोटिक के तौर पे जो भी देना चाहिए। तो एंटीबायोटिक में देते हैं अपन एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, प्रीमेथ्रिन। ये जो मेडिसिन, ये 2 टैबलेट है, एरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये दोनों टैबलेट एंटीबायोटिक के रूप में उसको कम से कम 15 दिन देना चाहिए। पेशेंट को उससे हो सकता है कि दस्त लग जाए, तो उसके लिए साथ में एसिलॉक या जो इसकी मेडिसिन आती है पेंटॉप वगैरह, वो मेडिसिन देके और उसके दस्त को कंट्रोल किया जाता है। परंतु एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक जिसमें ये बीटामेथाजोन है, ये जरूर उसको देने की सलाह देंगे, क्योंकि इसके बीच जो है खुजली वाली बीमारी, इसमें पेशेंट को जाने के बाद जो उसको उसके छोटे छोटे कण है वो यहाँ वहाँ बगरते रहते हैं, जो दूसरों में खुजली के कारण बन सकते हैं। तो इसलिए उसकी खुजली कंट्रोल करने के लिए सिट्रिजिन और बीटामेथाजोन कम से कम 15-20 दिन अगर देंगे तो उससे रिलीफ मिल जाएगा, बस उससे ज्यादा नहीं चलाएंगे। फिर SOS कर सकते हैं इसको, जब आवश्यकता हो, खुजली हो उस टाइम दे सकते हैं।
एंटीबायोटिक जरूर देते हैं इसको, एरिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg की। अगर एडल्ट है तो एडल्ट डोज देते हैं, और नहीं तो फिर सिरप। सर अभी आपने बताया कि कैसे जितने का यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या दीनदयाल जी, हम अभी पूरा कंप्लीट कर लें, फिर आपके क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे उनके आंसर दे देंगे, ठीक है ना। सर इसे दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। सॉप एक साबुन का नाम लिखा है इसमें, परमेथिन। हाँ, इसमें जो टैबलेट है वो मीठाडाइन यानी कि जो लेवोसिट्रिजिन है, और बीटामेथाजोन या जिसको अपन डेक्सामेथाजोन, डेप्सोना अलग अलग नाम से आती है, 5 mg और 10 mg अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट उसको देना जरूरी रहता है, क्योंकि खुजली की बीमारी में पेशेंट को कार्टिकोस्टेरॉइड देना कंपल्सरी रहता है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड उसको देते हैं। बाकी अपन ने जो बीमारियां पढ़े उसमें खुजली का सिम्टम आता है, परंतु ये बीमारी है खुजली, इसलिए इसमें देना कंपल्सरी रहता है। सिट्रिजिन 5 mg की और डेक्सामेथाजोन उम्र और वजन के हिसाब से 5 या 10 mg की दी जा सकती है। एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं कि एंटीबायोटिक के बिना उसके ब्लड से जो इसका कीटाणु रहता है वो जाता नहीं है। तो एरिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लॉक्सिन अकॉर्डिंग टू द एज एंड सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट उसको दे सकते हैं। 500 mg की टैबलेट, दोनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक चलाते हैं, सुबह शाम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा एक साबुन का यहाँ नाम लिखा है, परमेथ्रिन 1%, ये जो सब जगह नहीं मिलती, परंतु जो उसका लोशन आता है एक मिल्क कलर का, पिंक कलर का जो लोशन आता है, उसमें तो वो लोशन जो है वो जरूर लगाने के लिए देते हैं। और जो पैरामाइड लोशन भी कहते हैं उसको, मिल्की वाइट कलर का रहता है, कई बार पिंक कलर का आता है लोशन। वो लोशन जो है वो स्केबियोल, हाँ ये अब नाम याद आ गया, स्केबियोल लोशन आता है। और वो स्केबियोल लोशन में ये दोनों चीजें रहती हैं, सिट्रिजिन भी रहती है, बीटामेथाजोन भी रहता है, और भी उसमें कंटेंट रहते हैं जो एंटीबायोटिक की कंटेंट रहते हैं। उसका जो अप्लाई करना वो बता देते हैं हम कि इसके भी और लोशन कैसे लगाना। पेशेंट को कहते हैं कि एक तो बाहर नहाए, अगर फीमेल है तो थोड़ा सा जो है वो बाथरूम में नहाने की सलाह दी जाती है। बाकी इसमें सुबह 7 या 8 बजे के करीब पेशेंट अपने अंडर गारमेंट को छोड़ के और बाकी जगह पे पूरे लोशन को जो है वो शरीर पे लगा ले, और उसके बाद वो सनलाइट में कम से कम 1 से 1.5 घंटा बैठा रहे। तो वो जो लोशन है इसके बियॉल, वो सनलाइट जो है वो उसकी स्किन में लेके उसको अंदर करेगी, जिसको अपन पेनिट्रेट करते हैं, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो निडल डालते हैं, ऐसी सनलाइट जो है वो उस लोशन को उसके शरीर के अंदर तक पहुंचाएगी सभी तरफ से। और उसके बाद जो है वो पेशेंट फिर बाथरूम में गर्म पानी से नहाए, या खुले में नहाना चाहता है तो भी गर्म पानी का इस्तेमाल करे। ठंडा पानी जो है वो इसका जो कीटाणु उसको इरिटेट कर देता है, और वो ठंडा पानी फिर से की उसको खुजली की प्रॉब्लम कर देता है। इसी कारण इसको कोशिश करें कि गर्म पानी से, और डेटॉल या नीम साबुन जो आते हैं, तो डेटॉल नीम या जो भी आप वापरते हैं तो उस साबुन से वो नहाए, और नहाने के बाद जो है वो फिर से की पुनः धूप में बैठे, तो उसके जो कीटाणु ऊपर उभर आए हैं वो फिर से के एक्सपायर हो गए। तो ये उसका एक ट्रीटमेंट रहता है। हम इसको रिपीट कर देते हैं। पेशेंट को स्केबियोल लोशन जो देते हैं, तो वो स्केबियोल लोशन को पूरे अपने शरीर में लगाए जहां जहां है उसको पूरा की प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो लोशन है ये हम बता दें कि पॉइजनस रहता है, जहरीला रहता है, और उसको बच्चों से दूर रखना चाहिए। और अपने भी चेहरे पे कभी नहीं लगाएंगे उसको सिर्फ सिर पे लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ खुजली ज्यादा होती है तो वहां वहां लगाएं, पीठ पे, पेट पे, पैरों पे। और उसके बाद कम से कम आधे से 1 घंटे धूप में बैठे। धूप में से उठ के आने के बाद बाथरूम में या बाहर जहाँ भी नहा रहे हैं आप, वो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो गर्म पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो,
कम गर्म नहाओ, और उसके बाद फिर जो है वो नीम साबुन या डेटॉल साबुन से नहाए। नहाने के बाद फिर वापस आके धूप में बैठे, और धूप में बैठने के बाद फिर डायरेक्ट जो है वो जो भी आप तेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तेल लगा के कपड़े पहन के, हमेशा पर डे नए कपड़े पहने, ठीक है ना। वो जो पुराने हो गए उनको रेगुलर भी धोना है। ऐसा जैसे अंडरवियर बनियान तो आदमी धो लेता है, परंतु जो पहनने वाले कपड़े हैं तो वो उनको सोचता है कि आज और पहन लेते हैं, कल और पहन लेते हैं। वो कम से कम उसके पेशेंट को स्ट्रिक्टली बताएं कि उसी में जो आपके कपड़े हैं उसमें वापस पैदा हो गया ये मांसपेशियों में दे सकते हैं। ये अपन ट्रीटमेंट के एक उपयोग करना इसका नाम है सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ये 2-4 दिन में खत्म कर लेंगे, फिर ये रिपीट करेंसी में सुबह शाम देते हैं, और नेट जो है उससे चल रहा है। जिन लोगों को आवाज आ रही है तो बोलो पढ़ लें, और उसके बाद जो है वो जब रिपीट करेंगे हम, तब जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही तो फिर से कि उनको आवाज आ जाएगी। सर शाम को 8 से 9 पढ़ा दिया करिए। हाँ, रस्टॉक्स जो मेडिसिन देते हैं अपन, वो ईचनेशिया के बाद आती है रस्टॉक्स मेडिसिन। इंजेक्शन एविल और बीटामेथासोन या डेक्सोना का इंजेक्शन दिया जाता है 2 ml। उसको तभी देते हैं जब उसकी मेडिसिन इसकी ठीक ना हो। अगर खुजली ज्यादा हो तब एविल और डेक्सोना इंजेक्शन दिया जाता है, डेक्सामेथासोन। इसमें अपन बता रहे थे ईचनेशिया 30, 200 दोनों पोटेंसी में सुबह शाम 15-20 दिन दे सकते हैं। सेकेंड है रस्टॉक्स मेडिसिन जो है वो सुबह शाम दी जाती है। इसमें एक मेडिसिन और है रूटा जी, तो रूटा जी भी जो है वो उसको देते हैं 30 पोटेंसी में सुबह शाम। तो ये ज्यादा दवाई ना चला के और इन्हीं दवाई को देते हैं। और बायोकेमिक जैसे अपन ने बताए थे कि बायोकेमिक नंबर 20 जो स्किन के लिए यूज होता है तो वो दे सकते हैं अपन। हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में श्यामल कांत जी अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी जो इसके 20 पढ़ रहे हैं तो उसको अपन ध्यान दें। अब जो है वो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, तो 4 मिनट बचे बाकी देखिए। हाँ बोल सर, आपने जो बोला था कि ये मतलब नहाने साबुन वगैरह से नहाए और धूप में बैठे, उसके बाद सर एक बार रिपीट कर दिए। इसके बियॉन्ड लोशन जो है, इसके बियॉन्ड लोशन लगाया जाता है, और उसके बाद उसको 1 घंटा धूप में बैठा जाता है, और धूप में बैठने के बाद जब वो नहाने जाता है तो उसको गर्म पानी से नहाया जाता है। गर्म पानी से नहाने के बाद उसको जो है वो गुल यास्मीन जी माइक म्यूट कीजिए अपना। गुल में बैठना चाहिए। सर फिर से बोलिए इस माइक में। फिर से कि हाँ, उसका लोशन लगाने के बाद धूप में बैठते हैं, धूप में बैठने के बाद नहाते हैं गर्म पानी से, साबुन नीम या डेटॉल लेते हैं, और नहाने के बाद वापस धूप में बैठते हैं, और फिर उसके बाद कपड़े नए पहनते हैं। नए मतलब जो प्रेस करके रखे हुए हैं, जो आपने उसी दिन उतारे हैं, उसका उपयोग रिपीट ना करें कम से कम जब तक खुजली ठीक ना हो जाए। अब बताइए विमल कुमार। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो कान के होल अगर फट जाते हैं, किसी के बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको छोटा बिना सर्जरी कैसे करें? 20 क्या होता है? एक मिनट, सुहानी लोधी क्या बोल रही हैं? कुछ क्लियर नहीं हुआ। सर कान के
कान के होल होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको बिना सर्जरी के छोटा कैसे करें? उनको बिना सर्जरी के छोटा कैसे करें कान के होल को? ईयरलोब सर, ईयरलोब। हाँ समझ गया। ये कान में छेद होते हैं, जैन फैमिली जो रहती है, तो वो जैन फैमिली ज्यादातर बड़े बड़े ऑर्नामेंटल पहनती है उसमें, और वो कान के जो है वो छेद बड़े हो जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो पहने हुए हैं वो अगर मान लो 1 महीना हाँ ये 1 महीने तक ना पहने तो वो अपने आप बंद हो जाते हैं। एक जैसे कि नाक का छेद बंद हो जाता है, नाक में अगर कोई नोज पिन वगैरह ना डालें, कोई तिनका ना डालें तो वो बंद हो जाता है छेद। ऐसी कान का जो है वो अगर 1 महीना नहीं पहने तो बंद हो जाता है। नहीं सर, लेकिन लगातार किसी के 1 साल तक नहीं पहने फिर भी उतने ही बड़े रहते हैं, मतलब छोटे नहीं होते, ज्यादा बड़े होल हो जाते हैं, तो उनको छोटा कैसे करें? उनको सर्जरी ही करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा। सर्जरी उसका उपाय। हेलो सर, लग जाते हैं सर उसके। हेलो हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। जैसे एक पेशेंट है, बहुत सयानी है, 80 साल की है, उसको डायरिया 5 दिन से हो रहा है और उसको SpO2 87 है, 87, ब्लड प्रेशर भी लो है सर, सिस्टोलिक 80-90 है और डिस्टोलिक 55-60। तो उसको एडमिट करें हॉस्पिटल में, पेशेंट को घर पे उसको ट्रीटमेंट ना दें उसको, क्योंकि ऑक्सीजन की भी जरूरत है और IV फ्लूइड की भी जरूरत है। हाँ जी, उनको रेफर कर दो चंद्रशेखर जी आप। जी सर, जी सर। सर रेफर करें हॉस्पिटल। सोराइसिस छूत की बीमारी है क्या? आवाज कट गई थी सर बीच में, तो बराबर सुन नहीं पाया। नहीं, डायरिया है सर, डायरिया। डायरिया नहीं है, इसके भी इसका पूछ रहे हैं। खुजली जो है वो छूत की बीमारी रहती है। सोराइसिस जी जी जी। इसमें परहेज क्या रहती है? सर ये सोराइसिस को हिंदी में क्या कहते हैं सर? सोराइसिस को चमड़े की बीमारी कुछ कहते हैं, इसमें सीबम युक्त सोराइसिस बेउची कहते हैं, बेउची कहते हैं। और हाँ वो उसको बताएंगे हम फिर, और है ना बाद में। अभी ये अर्चना सिंह कुछ कह रहे हैं, बता दीजिए फिर हम करेंगे। सर ये छूत की बीमारी है क्या सोराइसिस? ये हम लोग पस में रहते हैं उनके, इसलिए पूछ रहा था। नहीं, छूत की बीमारी खुजली है, सोराइसिस नहीं है। सर छोटे बच्चों में वो शीत का जो रहता है नहाने के बाद प्रॉब्लम, उसका क्या है? छोटे बच्चों सोराइसिस में 30% जो है दवा कितने दिन करनी है सर? वो जो है वो हाँ, एक में खलील अहमद जी, वो छोटे बच्चों में शीत की जो बीमारी रहती है उसके लिए जो है वो जो घेरमची रहती है, वैसे तो मेडिसिन ही देना चाहिए इसको। इसमें सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट देंगे, जो एंटी एलर्जिक है, और डेक्सोना का सिरप भी आता है, तो वही उसको शीत की बीमारी ठीक कर सकता है। दूसरा, उसको कपड़े जो है वो हल्के और पतले पहनाए पेशेंट को। अब बोलिए खलील अहमद जी, क्या बोल? सर ये सोराइसिस में 30 पोटेंसी की जो दवा है वो कितने दिन चलेगी? ये चलते हैं 1 महीने तक। 30 पोटेंसी सुबह शाम 1 महीने चलेगी। ठीक है काजल, तुम क्या बोल रही, जल्दी बोल दो फिर हम बंद करेंगे। जी सर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी लेडी को अगर ये स्किन प्रॉब्लम है तो आफ्टर डिलीवरी बच्चे को भी हो सकता है? नहीं, वो प्लेसेंटल बैरियर कहलाता है। प्लेसेंटा से वो उसके कीटाणु बच्चे तक नहीं जाते। हाँ, मगर यदि मदर के टच में रहेगा, उसके पास सोएगा या दूध पिएगा और निप्पल के आसपास या ब्रेस्ट में कहीं खुजली है या सोरेसिस है तो बच्चे को जा सकते हैं। बाकी प्लेसेंटल बैरियर रहता है, वो नहीं जाएंगे। थैंक यू सर। ठीक, हाँ, ओके, गुड डे। अब मंडे के दिन क्लास रहेंगे।